2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेंगलुरु में विपक्षियों की दूसरी बैठक चल रही है। इस बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुई हैं। 26 दलों के नेता एक साथ बैठकर मिशन 2024 का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि विपक्षियों की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा। पीएम मोदी के सामने विपक्ष किसको मैदान में उतारेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर दूसरी बैठक की एक तस्वीर बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सोमवार को बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में डिनर मीटिंग हुई। टेबल पर बीच में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी थी। देखिए, वो मेजबानी कर रही थी, डिनर उन्होंने बुलाया था, तो इसलिए आज से वो यहां पर बैठी थी। उनके बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल बैठे थे। ममता सोनिया के दाईं तरफ वाली कुर्सी पर विराजमान थी। पहली नजर में ये सिटिंग प्लान भले ही खास ना लगे, मगर विपक्षी दलों के बीच खींचतान को ध्यान में रखते हुए अहम हो जाता है। सोनिया गांधी यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु में विपक्षी दल कोई मोर्चा गठित करते हैं तो उसकी कमान सोनिया को दी जा सकती है। मीडिया के सूत्रों के अनुसार बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चे के संयोजक की भूमिका निभा सकते हैं, यानी हो सकता है कि दोनों को ही भूमिकाएं कुछ ना कुछ दी जाए। संगठन में शक्ति है, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का यह संदेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में जमा हुए दलों से मोर्चे का नाम सुझाने को कहा गया है। साझा मोर्चे के नाम में इंडिया जरूर होना चाहिए, यह शर्त है। विपक्ष ने टैगलाइन तय की है, संगठन में शक्ति है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की सियासत को साझा मोर्चे से अलग रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में कहा, समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्रीय कल्याण के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम भारत के लोगों को नफरत, विभाजन, आर्थिक असमानता और लूट की निरंकुश और जन विरोधी राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड इस भारत के लिए, यानी हम एक साथ खड़े होते हैं, ये कहा गया। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की जो गुफ्तगू है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कांग्रेस टीम प्लेयर है, ये कहा जा रहा है। डिनर मीटिंग के दौरान ममता और सोनिया गांधी एक दूसरे के पास बैठे। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक वन ऑन वन बातचीत हुई। देश की सियासत में मजबूत पोजीशन वाली इन दो महिलाओं की बातचीत के चलते विपक्ष की मीटिंग में देरी भी हुई। दोनों नेताओं के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन पार्टियों के बीच तनातनी दिखी है। अब ऐसा लगता है कि 2024 के लिए मतभेद भुलाकर कांग्रेस और टीएमसी साथ लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस ने विपक्ष की दूसरी बैठक के लिए बेंगलुरु को बेहद सोच समझकर चुना है। हालिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इससे विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका और मजबूत हुई है। हालांकि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस छोटे दलों की बात बड़े धैर्य से सुनती नजर आई है। अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन भी यह संकेत है कि कांग्रेस खुद को टीम प्लेयर के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। देखिए, मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में ये बात बताई है कि कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस समय पर वो कई सारे विरोधों को छोड़ते हुए इन दलों के साथ में खड़ी दिखाई दे। ये बात सही। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समीकरण तो बड़ा स्पष्ट है। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई, कांग्रेस के कमज़ोर होने से वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत हुई। ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये बात तमाम क्षत्रपों की है और इनकी शक्ति इसी में मानी जाती है कि कांग्रेस कमज़ोर हुई, विकल्प के तौर पर बीजेपी के खिलाफ ये क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में आज आपको अखिलेश यादव जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर सीटों के आधार पर, वोट परसेंटेज के आधार पर, पिछले विधानसभा चुनाव के आकलन के आधार पर दिखाई देते हैं। इसकी बड़ी वजह है वहाँ की स्थानीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही बड़ी मजबूत पार्टियां हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों का प्रादुर्भाव जो हुआ वो जब कांग्रेस और जो कमज़ोर होती चली गई तो होता चला गया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती है। पिछली बार तो एक सीट सिर्फ सोनिया गांधी जी की बच पाई थी, उसके अलावा तो कांग्रेस कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में भी क्या स्थिति हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इस सब के बीच में अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी ने अपनी वापसी ही नहीं की बल्कि मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश की सियासत में बनाई। यही वजह है कि बीजेपी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश पर सबसे पहले फोकस करती है और इस बार भी उनकी बड़ी रणनीति है। यहाँ सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं, सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की नहीं, लेकिन देश के तमाम राज्यों में इसी तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस को वहाँ के स्थानीय दलों को ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है।
हालांकि पश्चिम बंगाल जो है वो थोड़ा बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश की मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटों के समीकरण में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी से मजबूत कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ती, या अपने दम पर यहाँ पर लोकसभा की बहुत सीटें, तो बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य तो सीटों के लिहाज से फिर उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की क्या स्थिति रहती है। महाराष्ट्र भी है दूसरा सबसे बड़ा राज्य सीटों की संख्या के लिहाज से, यहाँ पर भी कांग्रेस कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेंगलुरु की इस बातचीत में इन लोगों का आना अपने आप में ये बताता है कि 2024 में ये साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीटों का बंटवारा और किस राज्य में किसके साथ में जाया जाए इन चीज़ों पर बातचीत हो। लेकिन फिलहाल ये आगे की बात है, ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात अभी नहीं की जाएगी। अभी आपसी मेल मिलाप, आपसी मुलाकातें, एक साथ खड़े होना, मुद्दों पर एक साथ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ ना बोलना जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि देखना होगा, देखिए जैसे आप पश्चिम बंगाल में जाते ही पटना की बैठक के बाद में ममता बनर्जी किस तरह हमलावर हुई थी कांग्रेस पर, या फिर अधीर रंजन चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर से कांग्रेस की तरफ से भी हमले किए गए थे। ये चलता रहेगा, लेकिन इस सब के बीच में इन सारे बातों के होने के बावजूद अगर ये राजनीतिक दल एक मंच पर बैठते हैं तो ये स्पष्ट है कि 2024 की रणनीति इससे ऊपर उठकर बनाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात ये राजनीति है, राजनीति में जनता के बीच मैसेज क्या दिया जाता है, आपसी मेलजोल क्या होते हैं, सियासी समीकरण, नफ़ा नुकसान क्या होता है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पर नफ़ा नुकसान की अगर बात करें तो दूर रहने में नुकसान ही नुकसान है, साथ रहने में नफ़ा हो सकता है। लिहाजा ये यूनाइटेड वी स्टैंड की जो बात कही जा रही है, एकता की शक्ति की जो बात कही जा रही है, उसमें एक बड़ा नफ़ा दिखाई दे रहा है। एकता की शक्ति से मतलब ये है कि साथ में रहे तो बड़ा फ़ायदा होगा। अब कितना बड़ा फ़ायदा होगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, ये कितनी मजबूती से स्टैंड करते हैं ये भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर इसको अमली जामा पहनाने में कांग्रेस और विपक्षी दल कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण एनडीए के लिए हो सकता है, और देखना ये भी होगा कि एनडीए काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर अपनी क्या रणनीति बनाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।